नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हो। जिसका आपको इंतजार था उसका विज्ञापन आ चुका है, यानी पैट का विज्ञापन पैट 2025 आ चुका है। दोस्तों, लेखपाल की जो भर्ती है इस विज्ञापन से होगी या पहले विज्ञापन से होगी, ये मैं अभी बताता हूं। चलिए आगे बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं। विज्ञापन 2 मई को आ गया है, इसे भली भांति अध्ययन कर लें। इसके बाद पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है 14 मई से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। उसी दिन आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, उसी दिन फीस जमा कर सकते हैं। यानी एक ही दिन में आप मेरे प्यारे बच्चों तीनों काम कर सकते हैं, यानी पंजीकरण कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और फीस भी जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ये हम कब तक कर सकते हैं, ये 17 जून तक कर सकते हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है 24 जून है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कतई ना समझ लेना कि 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 जून नहीं, केवल आप फीस का संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे क्या है, यानी फॉर्म आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 17 जून है, ये ऊपर ही दिया हुआ है। और यदि कोई बैंक्स में फीस भरते समय कोई गलती हो जाती है या आपका फीस शो नहीं करता है तो इसको आप 17 जून तक संशोधन करा लें, अथवा अधिकतम 24 जून तक इसे संशोधन करा लें। इसके बाद कोई आपकी फार्म पे विचार नहीं किया जाएगा। यदि फीस जमा नहीं हुई तो आपके फार्म पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये देखना है कि हम आवेदन कैसे कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आवेदन करना केवल ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन आप UPSSC.gov.in पर UPSSS यानी SSS यानी 3 बार S C.gov.in ये वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, और किसी साइबर कैफे पे जाकर, जन सुविधा केंद्र पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, अथवा घर पे भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं और आप कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। अब है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अनिवार्यता यही है, अब देखिए उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 28 अप्रैल 2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। कितना? हर वर्ष कराया जाएगा। लेकिन क्या है, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। तो दोस्तों, वैसे कहने को तो हर वर्ष कराया जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ष पैट का आयोजन कराया जाए। ठीक है, किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दिशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर स्कोर वैध होने की, यानी कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आपका पिछले साल यानी 2023 का भी पैट है, 21 का भी है, और आपका 2025 का, जिसमें आपके ज्यादा नंबर होंगे वो आपका गिन लिया जाएगा। ठीक है, और वही आप लगाएंगे, सीधी सी बात है। अब है आयोग की परिधि में आने वाले पद। इसमें दोस्तों बहुत सारे पद आएंगे, यानी
ग्रुप डी और सी के सभी पद इसमें आएंगे। तो ग्रुप डी और सी के जो भी पद हैं जिनमें आवेदन बहुत ज्यादा आ जाते हैं वो सब पैट के माध्यम से किए जाएंगे। और दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें आवेदन अत्यधिक ना आए, चाहे स्वीपर की ही भर्ती परीक्षा क्यों ना हो। इसमें क्या है, इस अधिसूचना के अधिनियम के उपबंध समूह खा से निम्न समूह, यानी खा को छोड़कर गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों का संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय, इसमें सचिवालय के भी पद हैं, राज्य सरकार के तो पद ही हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह आके पद लागू होंगे। यानी ग्रुप, इसमें क्या है, ग्रुप डी, ग्रुप सी यानी समूह आके समस्त पद इसी के द्वारा भरे जाएंगे। सचिवालय के पद हों यानी किसी भी प्रकार के पद हों ग्रुप सी में, सब इसी के द्वारा, पैट के द्वारा भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों अब ये देखिएगा इसका जो आपको वेतन मिलेगा वो कितना होगा। तो देखिएगा यानी ग्रेड पे वेतन बैंड फर्स्ट रुपए 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900, इससे अधिकतम, इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड जो है 93 से 34,800, ग्रेड पे यानी 46 से कम, 46 से कम वाले पद इसमें भरे। जैसे 1900 लिखा है ये वाला 1900, तो ये 46 से कम के जितने भी पद होंगे वो इसके द्वारा भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो दोस्तों जो आवेदन किया जाएगा मैं अभी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, ये UP.SSC.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। चलिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में व्यक्त किया है। पहले पंजीकरण होगा दोस्तों, पहले क्या होगा, पंजीकरण होगा, फिर फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना, पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अपलोड फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फार्म के शेष विवरण का भरा जाना, पहले क्या है रजिस्ट्रेशन करो, फिर फोटो और सिग्नेचर करो, फिर जो बचा हुआ फार्म है उसको भर दो, फिर फीस जमा करना है, सबसे लास्ट में फीस जमा करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे और आप तुरंत अपना फार्म भर देंगे। जैसे ही फार्म आएगा 14 तारीख को आप भरना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 14 मई से फार्म भरना शुरू हो जाएगा और 17 जून को फार्म खत्म हो जाएगा, लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए, यानी UP.SSC.gov.in पे जाके आप नियमावली को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए अभ्यर्थी का पंजीकरण। तो जब अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें नाम, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होगा, नाम, पिता और पति का नाम। यदि लड़की विवाहित है तो पति का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, श्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक योग्यता, एक से अधिक जो भी हो। ठीक है, अन्य विवरण भरे जाएंगे। तो दोस्तों
अब आ जाइए, इसमें जो फोटो लगाई जाएगी रंगीन होनी चाहिए और 6 माह के भीतर लिया गया हो। तो प्यारे दोस्तों, अब तो खैर ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, ये तो पहले दिक्कत होती थी। अब तो अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अपना फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है, और अपना फोटो क्लिक कर लेना। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी बैकग्राउंड यानी लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद 6 माह से पुराना का तुरंत ही खींच लेना फोटो। कंप्यूटर वाले के पास जाए तो वहां भी तुरंत खींच लेना, वो आपका फोटो खींच देंगे। अब इसके बाद फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं होनी चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, यानी यहां से और यहां तक चेहरा आपका साफ, एकदम साफ दिखना चाहिए। ऐसे फोटो नहीं होना चाहिए, एकदम साफ ऐसे कैमरा की तरफ देखते हुए। चश्मा हटा सकते हैं, चश्मा हटा के फोटो खिंचवाएं, या ब्लैक चश्मा भी पहना हो तो ब्लैक ना हो, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। तो चश्मा पहनने की स्थिति में आंख साफ दिखाई देनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। कैमरे पर नजर होनी चाहिए। ये सब ये देख लीजिए, फोटो का आकार 3.5 और गुणा 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। जैसे आपने फोटो खिंचाया तो ये नहीं है कि पैरों तक हो, चाहे आप यहां तक ही खिंचाओ, लेकिन चेहरा का जो भाग है 70% भाग चेहरा का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फोटो 50 KB से कम लेकिन 100 KB से अधिक ना हो। 50 KB से कम नहीं होना चाहिए फोटो, 100 KB से अधिक ना हो। फोटो रंगीन होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्म में होना चाहिए। अभ्यर्थी का जो हस्ताक्षर है, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में निर्धारित मानक 3.5 गुणा 1.5 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, यानी कैपिटल लेटर में आपके हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम फार्म के शेष विवरण का भरा जाना। जब फोटो हो जाए, हस्ताक्षर अपलोड हो जाए तो फार्म का शेष विवरण भरा जाएगा। फिर एक घोषणा हमारा होगा, उस पर टिक लगाएंगे और सबमिट कर देंगे। अब आ जाइए शुल्क का भुगतान, समायोजन और आवेदन पत्र सबमिट करना। तो आप कैसे कैसे भुगतान कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से या SBI के ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यूपीआई जो होता है सबसे अच्छा होता है। यूपीआई क्या होता है? सबसे अच्छा होता है, इसके माध्यम से करना है, ठीक है। अब है होम पेज पे एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए विकल्प, यानी अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन करना है। ये मैं अलग से, यानी फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये तो मैं इसमें दिशा निर्देश बता रहा हूं। फॉर्म कैसे अपलोड किया जाएगा मैं दूसरा वीडियो बताऊंगा कि कैसे अपलोड करना है, कैसे भरना है, ठीक है दोस्तों। आगे हम चलते हैं, तो देख लीजिए, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आवेदन शुल्क कितना है ये जान लो आप लोग पहले। तो दोस्तों यानी अनारक्षित सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 185 रुपये फॉर्म भर लिया जाएगा, 185 रुपये। और दोस्तों यानी SC और ST से 95 रुपये लिया जाएगा। और दिव्यांग जन है
चाहे वो किसी भी कास्ट का है, उसे मात्र 25 रुपए लिए जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। फार्म का आप प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा उसे तो आप देखिए दोस्तों, फार्म आपने रख लिया, कहीं खो सकता है, वैसे खोएगा नहीं, लेकिन जब सालों साल बीत जाते हैं कई बार तो बड़ी दिक्कत आती है। तो एक डायरी बना लेना और उसमें आपका विज्ञापन संख्या, क्या विज्ञापन संख्या, विज्ञापन की प्रारंभिक तिथि कब की थी, कब फार्म आया, प्रारंभिक तिथि, आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि क्या थी, अंतिम तिथि क्या थी, रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन सा मोबाइल नंबर लगाया है, ये सब उसमें आप लिख दिया करो। अब है आवेदन पत्र में संशोधन। तो आवेदन पत्र में आप संशोधन कैसे कर सकते हैं? अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन पत्र में पत्र को सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन हेतु होम पेज पर उपलब्ध है मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर एक बार क्लिक करेंगे। लॉगिन करेंगे के पश्चात मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो संशोधन के लिए उसमें संशोधन आ जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन में यानी अंतिम तिथि 24 जून तक संशोधन कर सकते हैं। चलिए शैक्षिक योग्यता, केवल दोस्तों इसमें शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या समकक्ष है, यानी कहने का अर्थ है 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 10वीं पास, फिर चाहे 12 पास हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक कुछ भी हो, लेकिन 10 पास कम से होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आयु सीमा दोस्तों यानी 1 जुलाई 2025 को उसने 18 साल पूरी कर ली हो। 1 जुलाई 2025 को कितनी साल पूरी कर ली? 18 साल पूरी कर ली हो उसने। अब विभिन्न लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट मिलेगी। ठीक है, यानी अधिकतम आयु सीमा में जो 40 साल से ऊपर हो गए, 40 साल की तो सभी की आयु है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी है, लेकिन उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ऐसी श्रेणियां तो 28/11/2085 छोड़िए, ये तुम्हारे मतलब यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट पा सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब यह है, 3 वर्ष की छूट का मतलब यह है जैसे भूतपूर्व सैनिक ने 15 साल सेवा की, आज उसकी उम्र 35 साल है, तो उसमें से 15 साल घटा दीजिए, या तो 15 साल घटा देंगे उसमें तो 20 साल रह जाएगी। ठीक है, अब तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 यदि कोई 65 साल का हो गया है, 55 साल का हो गया, तो पहले तो 15 घटा लीजिए। केवल ये भूतपूर्व सैनिक के लिए कह रहा हूं, फौजी के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो क्या है इसमें अधिकतम आयु सीमा में निम्न अनुसार 15 वर्ष की छूट दी जा सकती है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के जो उत्तर प्रदेश शासन में काम कर रहे हैं और ओवरेज हो गए, वो 5 वर्ष की छूट पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है आप ये देख लीजिए, यानी जैसे आपने फॉर्म भर दिया है, ये है अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा 2025 के विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष
आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। यानी पैट का आवेदन हो जाएगा, फिर तुम पास हो जाओगे, स्कोर बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी नौकरी लग गई। फिर आपको और भी जो परीक्षा निकलेंगी, पैट तो केवल ये कि पैट आप पास हैं इसलिए लेखपाल की भर्ती में बैठ सकते हो, ठीक है, और ग्रुप यानी समूह गा यानी ग्रुप सी की भर्ती में बैठ सकते हो, केवल इतना है पैट। और उसमें क्या करेंगे वो ये भी करेंगे कि जैसे ज्यादा बच्चे पास हो गए और मान लीजिए वो सोच रहे हैं हमारे पास 3000 पद हैं और अधिकतम हम 10,000 फॉर्म भरवा देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कट ऑफ को ज्यादा ले जाएंगे। आरक्षण आ जाइए, इसमें आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। दोस्तों खुशी की बात यह है आज के जमाने में जो नौकरी वाले हैं उनको छोड़ के लगभग सबको आरक्षण मिलेगा, ये इसमें खुशी की बात है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, परीक्षा का आयोजन एवं पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों क्या है, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। देखो 22 मई 2019 परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा यथा समय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। अभी इसमें ये डेट नहीं आई है, एग्जाम कम होगा, लेकिन जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। स्कोर की वैधता पहले 1 साल होती थी, अब मेरे प्यारे दोस्तों 3 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों ये अपने आप पढ़ लीजिए। जो इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, आप ये पढ़ लीजिए। विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 का प्रश्न 1। अब आ जाइए आपका सिलेबस क्या होगा ये जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और पूर्णांक 100 होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, भारतीय इतिहास 5 अंक का होगा। भारतीय जो इतिहास है वो 5 अंक का होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति आएगी, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर की जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास में आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टॉपिक दिए हैं, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। अब आ जाइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 अंक के आएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका। जो स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही थी। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में क्या होगा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, ये है आपका। चलिए अब यहां भारतीय अर्थव्यवस्था देख लीजिए।
इंडियन इकोनॉमी भी 5 अंक की आएगी। ये आपका सिलेबस है। अब भारतीय संविधान लोक प्रशासन में से ये आएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार। अब देखिए ये सब आएगा, जिला प्रशासन तक आएगा। विज्ञान, सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान अधिकतम कक्षा 10 तक की आएगी। ये सब जो जीके टाइप का है अधिकतम 10 तक का आएगा। 8 तक का भी पढ़ लेंगे तब भी आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, यानी आप ले लिए जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और घात, औसत। ठीक है दोस्तों। हम अब देखिए सामान्य हिंदी जो आएगी आपकी, सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं। अंग्रेजी में क्या आएगा? अंग्रेजी व्याकरण, अपतट, गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 अंक के होंगे। आ जाइए तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में ये छोटा बड़ा, रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न, अलग, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग है। ये है समसामयिक की करंट अफेयर है। भारतीय एवं वैश्विक। अब आ जाइए सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब आएंगे। देख लीजिए अच्छे से। आगे है दोस्त अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे 10 अंक के प्रत्येक, यानी 2 गद्यांश आएंगे। एक गद्यांश में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 गद्यांश में से 10 प्रश्न और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक होंगे। ग्राफ की व्याख्या करनी है। एक ग्राफ दिया होगा उसमें से पढ़ना है और प्रश्न छांटने हैं आपको, यानी 2 ग्राफ दिए जाएंगे और एक ग्राफ में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 ग्राफ में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तालिका की व्याख्या, एक तालिका देखी जाएगी, उसमें उसकी तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएं होंगी और आपका प्रत्येक पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी 2 तालिकाओं से 10 प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये फिनिश हुआ। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। फिर मैं स्पेशल सिलेबस भी डालूंगा और वीडियो कैसे सबमिट करते हैं ये भी डालूंगा। जय हिंद दोस्तों।